गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने पिछले वीडियो में परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ा था और उसके बाद मैंने आपको ब्लड के बारे में बताया कि हमारे शरीर में परिसंचरण में के दौरान जो शरीर के प्रत्येक भागों तक ब्लड का किस तरह से संचरण होता है। आज जिसके माध्यम से ये शरीर के प्रत्येक भागों तक ब्लड पहुंचता है, यानी कि मैं बात करने वाला हूं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हार्ट पर। हार्ट में मैं पहले आपको इसके बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं या बेसिक जो जानकारी होती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद हार्ट की स्ट्रक्चर में सुपीरियर वेनोपोआ, इंफीरियर वेनोपोआ और इसके अलावा किस तरह से रुधिर का परिसंचरण होता है, माइटर का पार्ट, ट्राइस्टोपिड का पार्ट, एसएलवी अर्धचंद्राकार का पार्ट, सभी संरचनाओं के दौरान हम इनको समझेंगे और उसके बाद किस तरह से ये प्रोसेसिंग होता है इसको मैं बताऊंगा। इसके बाद हम आर्टरीज और वेन्स, धमनियां, शिराएं, केशिकाओं की बात करेंगे कि किस तरह से ब्लड ऑक्सीजन लेकर आगे बढ़ता है और प्रत्येक अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाकर किस तरह से डीऑक्सीजनेट कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से पृथक करता है। आज मैं हार्ट के बारे में आपको बताऊंगा कि जो हार्ट है वो हार्ट क्या है, इसको मैं आपको समझाऊंगा। आप हृदय जो होता है हमारे शरीर में एक पंपिंग की तरह कार्य करता है। हृदय जो होता है हमारे शरीर में पंपिंग, कुछ स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर आपके सामने बना के रखी है ताकि इस स्ट्रक्चर के दौरान हम हृदय के बेसिक क्वेश्चन को जान पाए। हृदय एक पंपिंग की तरह कार्य करता है, पंपिंग की तरह कार्य करता है। तो पहली बात हमने देखा है कि हृदय करता क्या है, तो हृदय पंपिंग की तरह कार्य करता है। हमारे शरीर में हृदय पंपिंग की तरह कार्य करता है। अब इस हृदय की उत्पत्ति कैसे हुई, सेकेंड क्वेश्चन हमारे साथ ये बनता है कि हृदय की उत्पत्ति किस तरह से हुई। तो हृदय की उत्पत्ति भ्रूण में मेसोडर्म के द्वारा होती है। ये भ्रूण में मेसोडर्म के द्वारा, मेसोडर्म की, तो हार्ट की जो उत्पत्ति होती है ये उत्पत्ति भ्रूण में मेसोडर्म के द्वारा होती है। हार्ट की जो उत्पत्ति होती है ये हार्ट की उत्पत्ति भ्रूण में मेसोडर्म के द्वारा होती है और हृदय एक पंपिंग की तरह कार्य करता है और इस पंपिंग के दौरान ये रुधिर को शरीर के प्रत्येक अंगों तक पहुंचाता है और रुधिर को शरीर के प्रत्येक अंगों तक पहुंचाने की ये जो क्रिया विधि है ये क्रिया विधि कहलाती है मायोजेनिक क्रिया विधि। तो यानी कि ये पंपिंग की तरह कार्य करता है, ये पंपिंग की तरह। और किसको पंप करता है ये ब्लड को पंप करता है, ये पंप करता है ब्लड को। और इसकी जो क्रिया विधि है, इसकी जो क्रिया विधि है ये क्रिया विधि कहलाती है मायोजेनिक, मेसोजेनिक, जेनिक। या मायोजेनिक भी हम बोल सकते हैं, मायोजेनिक, मायोजेनिक या मेसोजेनिक। हार्ट एक पंपिंग की तरह ब्लड को शरीर के प्रत्येक अंगों तक पहुंचाता है
इसके बाद हमने देखा कि हार्ट की जो उत्पत्ति होती है वो भ्रूण में मेसोडर्म के द्वारा होती है। अब इसकी संरचना की मैं बात करता हूं। इसकी संरचना बंद मुट्ठी की तरह, ये एक मांसल संरचना है, मांसल संरचना जो कि बंद मुट्ठी की तरह होता है, मुट्ठी की तरह। कभी कभी इसे शंक्वाकार या त्रिकोणाकार के रूप में भी मान लिया जाता है। शंक्वाकार या फिर क्वेश्चन में से त्रिकोणाकार भी बोल दिया जाता है, त्रिकोणाकार। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हृदय की स्थिति, इसकी पोजीशन कैसी होती है, इसकी जो पोजीशन या स्थिति कैसी होती है। तो हमने देखा है कि हमारे लंग्स जो होते हैं, फेफड़े जो होते हैं, इस लंग्स में मैंने यहां पर आपको बना रखा है इस तरह से ये लंग्स और ये लेफ्ट एंड राइट। एक बात और समझना जरूरी होता है कि जैसे हम किसी की हृदय की अध्ययन करते हैं तो उसका लेफ्ट और उसका राइट, ये होगा लेफ्ट वो और इसका राइट। अगर मैं यहां खड़ा हूं तो बायां वाला हिस्सा इधर और दायां वाला हिस्सा इधर होगा, क्योंकि जब हम कभी दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी स्थिति विपरीत हो जाती है, उल्टी हो जाती है। लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स के बीच में जो हृदय होता है, ये लेफ्ट वाले एरिया में इस भाग से थोड़ा सा इधर होता है, थोड़ा सा इधर, और ये डायफ्राम से जुड़ा हुआ होता है, डायफ्राम से जुड़ा होता है। ये लेफ्ट लंग्स हैं, ये राइट लंग्स हैं, और इसमें ये जो हार्ट है ये डायफ्राम के साथ जुड़ा हुआ है। तो यानी थोड़ा सा ये लेफ्ट में होता है। कहाँ होता है ये? थोड़ा सा लेफ्ट में होता है। अब ये जो लंग्स होते हैं, इस लंग्स में ये जो स्थान होता है, इस स्थान को हम बोलते हैं मीडिया स्टेनम। इसको हम बोलते हैं मीडिया स्टेनम, मीडिया स्टेनम। इसलिए कभी कभी आपसे कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हार्ट कहाँ स्थित होता है, इसकी स्थिति कहाँ पर होती है। तो हार्ट दोनों वक्ष के मध्य या वक्षीय गुहा में, जिसको हम बोलते हैं थेरोसिस कैविटी, वक्षीय गुहा, वक्षीय गुहा में दोनों फेफड़ों के मध्य वक्षीय गुहा में थेरोसिस कैविटी में एक स्थान होता है, खाली जगह होती है, और इस खाली जगह को कहते हैं मीडिया स्टेनम। तो कहां पर हम बात कर सकते हैं? मीडिया स्टेनम वाले भाग में दोनों वक्ष के मध्य जो खाली जगह होती है उसको मीडिया स्टेनम कहते हैं। और इस मीडिया स्टेनम में थोड़ा सा ये हल्का सा लेफ्ट में होता है, हल्का सा लेफ्ट में होता है, और ये डायफ्राम को छूता हुआ दिखाया गया है यहाँ पर, डायफ्राम को छूता हुआ। तो यानी कि इसकी जो स्थिति होती है, ये वक्षीय गुहा जिसको हमने इंग्लिश में इसको थेरोसिस कैविटी कहते हैं। वक्षीय गुहा में एक खाली स्थान जो होता है, उस खाली स्थान को बोलते हैं हम मीडिया स्टेनम, जो कि मैंने आपको चित्र के दौरान समझा रखा है। मीडिया स्टेनम ये लंग्स हैं, और इस लंग्स में थोड़ा सा आप इधर जाओगे थोड़ा सा, तो ये आपके हार्ट, और ये जो जहां पर स्थित होता है इस भाग को हम बोलते हैं मीडिया स्टेनम वाला भाग। अगर मैं इसकी वेट की बात करूं, इसकी वेट की बात करूं तो इसका वेट हम 300 ग्राम मानते हैं। इसके कभी कभी यहाँ पर मेल और फीमेल की भी बात होती है। मेल
और फीमेल की भी बात होती है। एग्जाम में इसका भी प्रश्न बन जाता है कि मेल और फीमेल में आप थोड़ा सा जानते भी हो कि मेल और फीमेल में थोड़ा सा इसका वजन कम रहता है। अगर मैं एग्जैक्टली बात करूं तो 280 से लेकर में 340 ग्राम तक मेल में हार्ट के वेट की बात होती है। और अगर फीमेल की मैं बात करूं तो फीमेल में लगभग 230 से 280 ग्राम हृदय का वेट होता है। न्यू जनरली औसतन इसका जो हम वेट मानते हैं ये वेट 300 ग्राम और मेल में 280 से 340। कभी आप जब किताबों में पढ़ते हैं तो इस मेल में जनरली 300 से 350 ग्राम भी दे दिया जाता है, 300 से 350 ग्राम। और फीमेल में इसको हम 250 से 300 ग्राम तक मानते हैं। तो आपको पता हो चुका है कि हृदय में इसका जो औसतन वजन होता है ये 300 ग्राम होता है। मेल में लगभग हम 300 से 350, एग्जैक्टली मैं 280 से 340 ग्राम की बात कर रहा हूं और फीमेल में मैं 203 से 280 ग्राम की बात कर रहा हूं। हृदय के बारे में मैंने आपको बताया कि हृदय पंपिंग की तरह कार्य करता है जिसके द्वारा रुधिर शरीर के प्रत्येक अंगों तक पहुंचता है। इसकी उत्पत्ति भ्रूण में मेसोडर्म से मानी जाती है। ये एक मांसल संरचना है, बंद मुट्ठी की तरह या शंक्वाकार त्रिकोणाकार इसकी संरचना होती है। दोनों वक्ष या फेफड़ों के मध्य वक्षीय गुहा थेरोसिस कैविटी में एक खाली स्थान होता है जिसको हम मीडिया स्टेनम बोलते हैं। उस मीडिया स्टेनम में यह स्थित होता है। जनरल वेज अगर मैं बात करूं तो इसका जो आकार होता है ये आकार हम 12 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग मानते हैं। इसका जो आकार होता है ये 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग इसका आकार हम मानते हैं। कितना? 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग हम इसका आकार मानते हैं। अब मैं थोड़ी सी आगे की ओर बढ़ता हूं और इसकी संरचना में कुछ और क्वेश्चनों की बात करता हूं। हृदय की जब भी हम बात करते हैं तो इस हृदय की जो संरचना होती है, इस संरचना के दौरान हृदय के ऊपर एक डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन पाई जाती है। या इस हृदय में मैं कहूं, हृदय में पेरिटोनियम का आवरण पाया जाता है। पेरिटोनियम का आवरण, पेरिटोनियम का आवरण पाया जाता है। हृदय की संरचना में मैंने बात की कि हृदय में पेरिटोनियम का आवरण पाया जाता है और मतलब इस हृदय की संरचना, हृदय की जो संरचना होती है, इस संरचना में डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन होती है। डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन होती है जिसको हम दोहरी भित्ति बोलते हैं। दोहरी भित्ति। अब ये दोहरी भित्ति के साथ हमें समझना जरूरी हो गया कि ये किस तरह से दोहरी भित्ति होती है। मैंने एक स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ बना रखा है। इस तरह से मैंने कुछ समझाने के लिए आपको ये बनाया हुआ एरियाज हैं जिससे मैं आपको समझाता हूँ कि कहाँ किस तरह से इसको हम देखते हैं। तो चलिए, मैंने ये बाहरी जो स्थिति है, इस डबल मेम्ब्रेन जो मेम्ब्रेन है, इस डबल मेम्ब्रेन को मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया है। एक जो मेम्ब्रेन का जो भाग है जिसको हम आउटर कहते हैं, बाहर वाला भाग बोलते हैं, ये बाहर वाला जो भाग होता है इसका नाम है पेराइटल पेरिटोनियम। ये बाहर पेराइटल पेरिटोनियम।
पेरिटोनियम। और एक जो जो अंदर वाला भाग है, इस अंदर वाले भाग को मैंने इसे विसरल पेरिटोनियम कहा है। पेरिटोनियम मैंने इसे कहा है। तो मैंने आपको बताया कि हृदय के ऊपर, हृदय जो होता है, इस हृदय के ऊपर डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन होती है, दोहरी भित्ति होती है, और इस दोहरी भित्ति में जो बाहर वाली भित्ति है, इस बाहर वाली भित्ति को, आउटर वाली जो भित्ति है, इसको हमने पेराइटल पेरिटोनियम कहा है, और इसके अंदर जो भित्ति है, इसको हमने विसरल पेराइटल का नाम दिया है। लेकिन इसकी संरचना हम देखते हैं तो इसकी संरचना में कभी आप पढ़ने के दौरान पाते हो कि कुछ इसी हृदय की इस संरचना में कुछ बातें आपको बताई जाती है, जैसे एपिकोर्डियम हुआ, मायोकोर्डियम हुआ, एंडोकोर्डियम हुआ। तो इस संरचना में इन एपिकोर्डियम, मायोकोर्डियम और एंडोकोर्डियम कहाँ होती है, और इसमें भरे हुए फ्लूइड को क्या कहा जाता है, चलिए उसके बारे में भी हम समझते हैं। ये बाहर डबल वॉल मेम्ब्रेन को मैंने बोल दिया है। बाहरी जो आपको नजर आ रही है, इसको मैंने पेराइटल पेरिटोनियम नाम दे दिया है। पेराइटल पेरिटोनियम, तो आप देख सकते हो कि पेराइटल पेरिटोनियम मैंने इसका नाम दे दिया है। इसके बाद ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी, ये स्ट्रक्चर को मैंने एपिकोर्डियम कहा है। एपिकोर्डियम कहा है, जो कि सरल सल्की ऊतकों का बना होता है। इसको मैंने एपिकोर्डियम कहा है, जो सरल सल्की ऊतक का बना होता है, और मध्य वाला ये जो भाग होता है, इसको हम मायोकोर्डियम कहते हैं। और मायोकोर्डियम एक तरह से हृदय पेशियां होती हैं, जो रेखित अनैच्छिक होती हैं, जो रेखित और अनैच्छिक होती हैं। ये जो मध्य वाला जो भाग है, इसको हमने मायोकोर्डियम बोला है। उसको हृदय पेशियां होती हैं, रेखित या अनैच्छिक। कभी कभी आपको ये भी जानकारी होना जरूरी है कि हमारे शरीर के अंदर जो हृदय वर्किंग या कार्य करता है, ये हृदय कौन सा है, मायोजेनिक है या न्यूट्रोजेनिक है, मायोजेनिक है या न्यूट्रोजेनिक है। यानी कि कह सकते हैं हम, ये जो हार्ट होता है, हृदय जो होता है, ये हार्ट दो प्रकार का होता है। एक होता है मायोजेनिक और दूसरा होता है न्यूट्रोजेनिक। न्यूट्रोजेनिक, एक होता है मायोजेनिक और दूसरा होता है न्यूट्रोजेनिक। मायोजेनिक जिसमें पेशियां के द्वारा कार्य संपन्न होता है, अर्थात जिसमें तंत्रिका तंत्र का योगदान नहीं होता है, केवल कंट्रोल। कहीं ना कहीं बात हम कर सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र कंट्रोलिंग में सहायक होता है, लेकिन यहाँ पर न्यूट्रोजेनिक जो हार्ट होता है, उस न्यूट्रोजेनिक हार्ट में कहीं ना कहीं कार्य करता है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र मैंने यहाँ पर लिख दिया है, नीचे आपको दिखेगा नहीं। ये हार्ट को मैंने दो भागों में बांट दिया है, एक मायोजेनिक और एक न्यूट्रोजेनिक, जिसमें पेशियों के द्वारा जो क्रियाएं होती हैं और तंत्रिका तंत्र के द्वारा जिनमें क्रियाएं होती हैं वो न्यूट्रोजेनिक होती हैं। जैसे कि एनीलिडा हुआ, ऑर्थोपोडा हुआ, ये ऑर्थोपोडा। अब आपसे कभी पूछ लिया जाए कि बताइए कॉकरोच में कौन सा हृदय हुआ, तो हम बता सकते हैं कि कॉकरोच में न्यूट्रोजेनिक हृदय हुआ। कॉकरोच में न्यूट्रोजेनिक हृदय हुआ। और मानव में कौन सा हृदय होता है, तो मानव में मायोजेनिक हार्ट होता है। कौन सा होता है, मायोजेनिक हार्ट। ये क्यों, क्योंकि इनमें सभी क्रियाएं पेशियों के द्वारा होती हैं। तो मैंने आपको समझाया। इसी संरचना के दौरान हमने देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछा गया कि हार्ट का क्या कार्य है। हार्ट का कार्य है, हार्ट पंपिंग की तरह कार्य होता है। इसकी उत्पत्ति भ्रूण में मेसोडर्म से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है।
संरचना मांसल संरचना बंद मुट्ठी की तरह इसकी संरचना होती है, शंक्वाकार या त्रिकोणाकार संरचना होती है और ये दोनों फेफड़ों के मध्य मीडियास्टिनल भाग में स्थित होती है, जहां जो कि थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है। इसकी स्ट्रक्चर हम 12 सेंटीमीटर एंड मल्टीप्लाई टू 9 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग मानते हैं। वेट 300 ग्राम होता है, मेल में 300 से 350, इन एग्जैक्ट फिक्स पॉइंट यूज करें तो 280 से 340 ग्राम, फीमेल में इसका वजन 250 से 300 ग्राम के अकॉर्डिंग हम मानते हैं, इतना लगभग हम मानते हैं। हृदय के चारों ओर डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन होती है जिसे पेरिटोनियम कहते हैं। आउटर बाहर वाली जो संरचना होती है इसको हम बोलते हैं पेराइटल पेरिटोनियम और अंदर वाली जो संरचना होती है उसको हम बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम। इसी संरचना में हमने जानने की फिर कोशिश की कि ये जो भाग आपको मैंने बताया था, ये जो भाग आपको नजर आ रहा है इस डबल वॉल्ड के अंदर, तो ये मैंने इसे एपिकोर्डियम कहा है। इसके मध्य वाले को मायोकोर्डियम कहा जाता है और इसके अंदर वाले जो कंघी की तरह इसकी संरचना होती है इसे हम एंडोकोर्डियम कहते हैं, इसे हम एंडोकोर्डियम कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि निम्न में से जो कोशिका भित्ति है इसमें की संरचना नहीं है, एपिकोर्डियम, मायोकोर्डियम और एंडोकोर्डियम, जिसमें मायोकोर्डियम की जो पेशियां होती हैं वो रैखिक और अनैच्छिक होती है। ये जीवन भर नियंत्रण रूप से कार्य करती है, जीवन भर नियंत्रण रूप से कार्य करती रहती है, इसको नियंत्रण रूप से ये कार्य करती रहती है। अब इनके बीच में यहाँ पर ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है कौन सा, विसरल पेराइटल, ये विसरल पेराइटल है। इस विसरल पेराइटल और पेराइटल पेरिटोनियम के मध्य एक गुहा पाई जाती है, उस गुहा को कहते हैं पेरिकोर्डियम गुहा, यानी कि पेरिकोर्डियम कैविटी। क्या कहते हैं? पेरिकोर्डियम कैविटी। इस पेरिकोर्डियम कैविटी में फ्लूइड भरा हुआ होता है, कुछ तरल भरा हुआ होता है, जिसे हम पेरिकोर्डियम द्रव कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पेरिकोर्डियम द्रव कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पेरिकोर्डियम द्रव क्या कार्य करता है, तो ये पेरिकोर्डियम जो द्रव है, ये पेरिकोर्डियम द्रव बाहरी आघातों से हार्ट को सुरक्षा प्रदान करता है, इसे नमी प्रदान करता है, घर्षण से इसे बचाता है, घर्षण से इसे बचाता है। और हृदय का जो हृदय है इसमें एक पेशीय अंग है, हृदय एक पेशीय अंग है, ये एक हृदय एक पेशीय अंग है जो लयबद्ध रूप से नियमित रूप से संकुचित होता रहता है, नियमित रूप से संकुचित होता रहता है, संकुचित नियमित रूप से ये पेशीय अंग है जिसमें ये लयबद्ध रूप से संकुचित होते रहते हैं, जिसको हम जानते हैं कि हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ये जरूर है कि जब हम छोटे बच्चे की बात करते हैं, नवजात शिशु की बात करते हैं, तो 140 से 160 हृदय की धड़कन होती है। चलो मैं यहाँ से आगे की और क्वेश्चंस बताता हूँ। तो मैंने आपको बताया कि हृदय के चारों ओर की जो भित्ति होती है ये पेरिटोनियम होती है, बाहर वाली को हम पेराइटल बोलते हैं, अंदर वाली इनर जो भाग होता है उसको हम विसरल पेराइटल बोलते हैं। और इसी हृदय में इसके अंदर कुछ संरचनाएं होती हैं जिसको हमने एपिकोर्डियम कहा है, मध्य वाले को हमने मायोकोर्डियम कहा है, और जो आंतरिक वाला भाग है इसको हमने एंडोकोर्डियम कहा है। इसी विसरल और पेराइटल के मध्य
पेराइटल के मध्य पेरिकोर्डियम कैविटी होती है, पेरिकोर्डियम गुहा होती है जिसमें द्रव भरा होता है, और ये द्रव, ये जो फ्लूइड होता है इसे हम पेरिकोर्डियम द्रव कहते हैं, जो हृदय को बाहरी आघातों से हमें बचाता है, हृदय को लयबद्ध फ्री मूवमेंट करने में सहायक होता है, घर्षण को कम करता है और इसको नमी बनाए रखता है। चलिए हम थोड़े से और क्वेश्चंस की हम बात करते हैं इसी के दौरान। मैं मिटा देता हूं इन्हें ताकि हम कुछ और क्वेश्चनों की बात कर पाए। तो मैंने आपको बताया था कि आप में जो हृदय होता है वो किस तरह का होता है, न्यूट्रोजेनिक होता है या मायोजेनिक। तो आपको पता लग गया होगा कि जो हृदय होता है ये आप में मायोजेनिक होता है। कौन सा होता है? मायोजेनिक हृदय होता है। अब हार्ट के अकॉर्डिंग में चलो आगे, तो मैं आपको बताता हूं कि ये जो हार्ट होता है, हृदय जो होता है, ये हृदय सब में अलग अलग रूपों में, अलग अलग कोष्ठों में बटा होता है। मनुष्य में हृदय जो होता है वो 4 कोष्ठों में बटा होता है, 4 चेंबर में बटा होता है। कितने चेंबर में बटा होता है? 4 चेंबर में ये बटा होता है। अब पीसीज वर्ग, ये पीसीज वर्ग, मत्स्य वर्ग जिसको हम बोलते हैं, मत्स्य वर्ग, इनमें 2 कोष्ठों में हृदय पाया जाता है। 2 कोष्ठों में हृदय पाया जाता है जिसमें एक आलिंद और एक नीले होता है। एक आलिंद व एक नीले इसमें पाया जाता है। पीसीज वर्ग, मत्स्य वर्ग, इनमें 2 कोष्ठ होते हैं, एक आलिंद और एक नीले इसमें पाया जाता है। दूसरे की मैं बात करूं, उभयचर, उभयचर जिसको हमने एम्फीबिया, एम्फीबिया और सरीसर, सरीसर जिसको मैंने रेप्टाइल वर्ग कहा है। इनमें हृदय 3 कोष्ठीय होता है। 3 कोष्ठीय, 3 कोष्ठीय में 2 आलिंद होते हैं और एक नीले होता है। ये 2 आलिंद, एट्रिया जिसको हम बोलते हैं, एट्रिया, और एक नीले होता है, एक नीले जिसको वेंट्रिकल कहते हैं। तो 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल इसके अंदर होता है। तीसरे नंबर पर मैं रेप्टाइल, आप जानते होंगे, जैसे सांप हुआ या सर्प हुआ या छिपकली हुई, ये सब रेप्टाइल वर्ग में आते हैं। और मेंढक किस वर्ग में आता है? मेंढक आता है एम्फीबिया वर्ग में। मछली मत्स्य वर्ग में आती है। मत्स्य वर्ग की जहां पर हम बात करते हैं तो इसके बारे में, इनके शरीर में, इनकी जो बॉडी होता है उस बॉडी में केवल अशुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है। अशुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है। ये प्रश्न भी पूछ लिया गया था रेलवे में कि कौन सा ऐसा जीव है या कौन से ऐसे वर्ग की जब हम बात करते हैं जिसमें केवल अशुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है, तो पीसीज वर्ग, मत्स्य वर्ग में केवल अशुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है। यहाँ पर मैं बात करूं घड़ियाल और मगरमच्छ, घड़ियाल और मगरमच्छ। घड़ियाल और मगरमच्छ में 3 की जगह हम बात कर सकते हो। आप देख रहे हो कि ये भी तो रेप्टाइल वर्ग का ही जीव है, पर ये अपवाद लिए हम, क्या होता है कि घड़ियाल और मगरमच्छ में 4 कोष्ठीय हृदय होता है। कितने कोष्ठीय हृदय होता है? 4 कोष्ठीय। क्यों? क्योंकि इसमें 2 आलिंद,
और एक जो निलय होता है ये दो खंडों में विभक्त हो जाता है। इसलिए एक जो निलय होता है, एक जो वेंट्रिकल होता है, ये निलय दो भागों में बट जाता है। यानी कि इसमें कितने कोष्ठीय हृदय होता है? 4 कोष्ठीय। आपसे अगर सर्प या छिपकली की बात करें तो 3 कोष्ठीय हृदय इसमें होता है, जबकि घड़ियाल और मगरमच्छ में 4 कोष्ठीय हृदय होता है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि कॉकरोच और केचुआ। कॉकरोच में 13 कोष्ठीय हृदय होता है, 13 कोष्ठीय हृदय, और जबकि केचुआ में 8 कोष्ठीय हृदय होता है, 8 कोष्ठीय हृदय। डिसीज वर्ग 2 कोष्ठ, 1 आलिंद और 1 निलय। एम्फीबिया वर्ग हो, सरीसृप हो, 3 कोष्ठीय। घड़ियाल मगरमच्छ में 4 कोष्ठीय हृदय होते हैं, जिसमें 2 आलिंद 1 निलय होता है। कॉकरोच में 13 कोष्ठीय हृदय होता है, केचुए में 8 कोष्ठीय हृदय होता है, जबकि स्तनधारी या फिर पक्षी वर्ग की हम बात करें तो इसमें 4 कोष्ठीय हार्ट होता है, 4 कोष्ठीय हृदय होता है। इसलिए आपको ये भी पता हो जाना चाहिए कि स्तनधारी मतलब मनुष्य में हार्ट के कितने चेंबर होते हैं। तो मनुष्य में हार्ट के 4 चेंबर होते हैं। कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। तो आपने देखा कि हार्ट में किस तरह से कौन कौन से कोष्ठों में ये बटा हुआ होता है, कितने कोष्ठों में ये बटा हुआ होता है। तो मनुष्य में कितने कोष्ठीय हृदय होता है? तो मनुष्य में, ये मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए, मनुष्य में 4 कोष्ठीय हृदय होता है, 4 कोष्ठीय हृदय होता है, जिसमें मैं बात करूं 2 आलिंद होता है और 2 निलय होते हैं। 2 आलिंद और 2 निलय ये होते हैं। 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। इसको मैं आपको इसके बाद पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि 2 आलिंद 2 निलय में ये किस तरह से बटे हुए होते हैं। मैंने आपको बताया था कि हृदय एक नियमित रूप से धड़कता है, नियमित रूप से धड़कता है। तो ये जो धड़कन है, हृदय की जो धड़कन है, ये हृदय की धड़कन कहीं न कहीं एक नवजात जो शिशु होता है, उस नवजात शिशु में हृदय की धड़कन 140 से 160 इन फिक्सली 144 बार प्रति मिनट, जबकि एक पुरुष में हृदय की जो धड़कन होती है वो 72 बार प्रति मिनट। इसके बाद अगर मैं महिला की बात करूं तो महिला में 78 से 82 बार प्रति मिनट हृदय की धड़कन होती है। और अगर 10 वर्षीय बालक की मैं बात करूं तो इसमें हृदय की धड़कन 90 बार प्रति मिनट होती है। कितनी मिनट होती है? 90 बार प्रति मिनट होती है। इसके अलावा वयस्क में हृदय की जो धड़कन होती है, ये हृदय की धड़कन 66 बार प्रति मिनट होती है। जब भी हम व्यायाम करते हैं तो व्यायाम करने के दौरान 140 से 180 बार मिनट तक हमारी हृदय की धड़कन होती है। तो मैंने आपको बताया कि हृदय की बेसिक नॉलेज की, किस तरह से हृदय किस तरह का वर्क करता है, किस तरह का कार्य करता है, किस तरह से इसकी संरचना होती है। इसके बाद मैं आपको हृदय की संरचना के बारे में और बताऊंगा। आज के लिए धन्यवाद।